अस्सलाम वालेकुम बेटा आज आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 3.3 में यूज़ होती हैं और आपके पास किस पेज के ऊपर है, पेज नंबर 105 के ऊपर। पेज नंबर 105 के ऊपर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई जिसका बेसिक कंसेप्ट आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रॉपर्टीज़ को हम सॉल्व करते हैं, मैथ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है और मैथ की लैंग्वेज आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है वो आप देखें। 3.3 एक्सरसाइज में ये प्रॉपर्टीज़ 3.3 में यूज़ होंगी, 3.5 में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के यूज़ करते हुए आगे हम 3.3 और 5 को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका कंसेप्ट आना आपको बहुत ज़रूरी है। पहली प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके दिया हुआ 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है। ए डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट बोथ आर इक्वल। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट, व्हाट इज दैट, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बोथ आर इक्वल। डिटर्मिनेंट हम पहले निकाल चुके हैं, जैसे आपको पता है कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। तो ए और ए ट्रांसपोज जब दोनों इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ए मैट्रिक्स लिया, दैट इज 3 1 4 5। इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 5 is 15 - 4 दैट इज इक्वल टू 11। अब इसका ए ट्रांसपोज लेते हैं, जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं 3 1 रो है, 3 1 कॉलम हो गया, 4 5 रो है एंड 4 5 कॉलम हो गया। तो जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं 5 3s are 15 - 4 दैट इज़ 11। दोनों का आंसर सेम है कि नहीं है। और यही इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें कहा गया है कि आपके पास अगर हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट तो हमारे पास क्या आता है, सेम आता है और आपके पास इस प्रॉपर्टी का प्रूव हो गया। एग्जाम्पल के तहत आपके पास ये प्रूव भी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या दी गई है, सेकंड प्रॉपर्टी की 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि 7 प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टीज़ है। जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो 6 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, आपके साथ से बताता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 2, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स रिजल्टिंग इज -a डिटर्मिनेंट। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसका डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आया, 11। अगर हम इसकी कोई सी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, उसकी जगह को रिप्लेस कर देते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं, तो इसके डिटर्मिनेंट के अंदर नेगेटिव साइन का फर्क पड़ेगा। चेक कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आया था, अगर मैं इसकी साइन चेंज कर देता हूँ नया मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर, ये रो फर्स्ट थी और ये रो सेकंड थी, इंटरचेंज किया, 4 5 को लेके चले गए हम ऊपर और 3 1 को लेके हम आ गए नीचे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 4 1s are 4 माइनस फार्मूले का 5 3s are 15 दैट इज इक्वल टू -11। फर्क पड़ गया नहीं पड़ गया, नेगेटिव साइन का। जैसे रो को इंटरचेंज करेंगे तब भी फर्क पड़ेगा, कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तब भी साइन का फर्क पड़ेगा। अगर कॉलम इंटरचेंज करते हैं इसी मैट्रिक्स का, दोबारा आपके पास लिख रहा हूँ, बाय इंटरचेंजिंग कॉलम 1 5 सेकंड कॉलम था, इसे फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, 3 4 फर्स्ट कॉलम था, इसे हम सेकंड कॉलम बना देते हैं। अगेन मल्टीप्लाई करें, 4 1s are 4 - 15 -11 आया कि नहीं आया। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2। क्लियर हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स, देन इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास क्या है, इफ देयर आर 2 आइडेंटिकल रोज और आइडेंटिकल कॉलम, मीन के 2 रोज या 2 कॉलम आपके पास सेम हो जाएं तो भी उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। इस प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, कोई सी 2 ले लेते हैं, अब एक ही बजाय बी ऐड कर लेते हैं, 3 4 और ये 3 4, 2 कॉलम सेम कर लिए ना, 2 आइडेंटिकल रोज या 2 आइडेंटिकल कॉलम का है, तो 2 कॉलम सेम ले लिए, 3 4s are 12 - 3 4s are 12, डिटर्मिनेंट 0। सेम इसी तरह से उसने कहा है कि अगर आपके पास 2 रोज भी सेम हो जाए, ये 3 3 तो आपके पास सेम है, रोज सेम करते हैं, अगर इसी बी मैट्रिक्स की रोज को सेम कर दें, यानी ये 3 5 3 है और ये भी 5 3 है, रोज हमने सेम कर दी हैं, सो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5 3s are 15 - 15 दैट इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, गुड। प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 दोनों का रिजल्ट हमारे पास 0 के हिसाब से है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास क्या कहता है
कि ज़ीरो कब हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। एक ये प्रॉपर्टी हमारे पास रिजल्ट यूज़ करते हैं, एक और भी आएगी वो भी बताता हूँ आपके पास। फिर आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर ज़ीरो देन इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। मीन किसी एक रो या एक कॉलम की सारी एंट्रीज अगर ज़ीरो आ जाएं तो भी उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, ज़ीरो आता है। जैसे अगर आपके पास मैं सी मैट्रिक्स लेता हूं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, कोई एक रो, यह 5 है, यहाँ 6 है, ये इसके कॉलम की सारी एंट्रीज हमने ज़ीरो ले ली, बिकॉज ऑल एंट्रीज ऑफ अ रो आर कॉलम, सिंगल रो या सिंगल कॉलम, तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है। चेक करते हैं, 5 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो माइनस 6 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, दैट इज़ ज़ीरो। बात समझ आ गई? ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट इज आल्सो कंसेप्चुअल प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, पढ़ता हूं फिर समझिएगा। इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसे, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज के टाइम्स ए, यानी के से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट है के टाइम्स बन जाता है। मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का? इस प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर आप किसी रो या किसी कॉलम को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसका आंसर मेरे पास 11 आ रहा था, अगर मैं इसकी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी रो को, तो इसका आंसर भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 33 आ जाएगा। अगर इसकी रो को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। चेक करके देखते हैं, अब आपके पास ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ था, अब मैं आपके पास 3a, बल्कि 3a यहाँ लिखेंगे नहीं, बल्कि इसका डिटर्मिनेंट ए ही लिखेंगे, और उसके बाद सिर्फ आपको समझाने के लिए है, क्योंकि रूल के तहत फिर हम क्या करते हैं वो बताता हूँ कि मल्टीप्लाई जब करते क्या होता है। पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3, और आपके पास 4 5, वैसे का वैसे, थोड़ा बड़ा लिख देता है ताकि आपको नज़र आ सके। मल्टीप्लाई कर 9 5s आर 45 माइनस 4 3s आर 12, तो आपके पास 33 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? इस प्रॉपर्टी का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कैसे यूज़ करते हैं? अपनी ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल के तहत फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर बाहर बैलेंस करने के लिए 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है ना आंसर 3 टाइम्स ग्रेटर होगा, तो 1/3 से बाहर डिवाइड करते हैं, 1/3 लिख देते हैं, 3 से डिवाइड, तो ये 1/3 जब होगा तो ये कैंसिल होके वही आंसर आ जाएगा 11। इट मीन्स दैट हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ जब करते हैं अपनी ज़रूरत की खातिर, मल्टीप्लाई तो हम कर देते हैं, लेकिन बैलेंस करने के लिए हम बाहर से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसको जब मल्टीप्लाई करें इतने टाइम्स आंसर इंक्रीज़ होगा, तो हमें बैलेंस भी तो करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम बाहर डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स उसका आंसर या उसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। इज दैट क्लियर? फिर आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपके पास कहते हैं, इफ ईच एंट्री ऑफ ए रो आर द स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, अगर वो 2 टर्म्स पे आपके पास कंसिस्ट करे, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, तो उसका आंसर 2 डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखा जा सकता है। मैं दोबारा आपके पास इसी ए को लूँगा, ए मैट्रिक्स का, वो कह रहा है अगर ये जो इसका आंसर आया हुआ है 11, अगर हम इसके किसी रो या किसी एक कॉलम को 2 टर्म की शेप में लिखें और दोनों के डिटर्मिनेंट को सम करें, तो आंसर आपके पास वही 11 आएगा। अब पहले मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ कैसे। वो कह रहा है कि ए डिटर्मिनेंट है ना बेटा, तो ए डिटर्मिनेंट के लिए ये जो 3 है, 3 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 + 1, और 4 को लिख देते हैं हम 2 + 2, 1 5 वैसे रहने दिया। अब मैंने कॉलम फर्स्ट को 2 टर्म्स में शिफ्ट किया। अब वो कहते हैं 2 टर्म में जो शिफ्ट किया है इनको 2 डिटर्मिनेंट बनाएं, एक कॉलम फर्स्ट के तहत कर देंगे, एक इसके तहत, यानी 2 2 और 1 5, फिर प्लस की साइन, अब क्या आ जाएगा 1 2 और 1 5। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट का जब आप सम लेंगे तो आंसर मस्ट बी 11। चेक करते हैं अब हम क्या ऐसे होता है या नहीं होता। 2 5s आर 10 एंड 2 - 5 10 - 2, हमारे पास यहाँ से आ गया 8, प्लस की साइन है यहाँ पे,
और यहाँ पे 5 1s आर 5 माइनस 2, तो यहाँ से क्या आया 3, दोनों को ऐड करें आपके पास वही 11 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा जो हमारे पास यहाँ था। बात समझ आई कि आपके पास अगर एक डिटर्मिनेंट की दो टर्म्स बना दी जाएं एक कॉलम की और बाद में उन दोनों को ऐड किया जाए तो आंसर वही होगा जो सिंगल का था। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7 की जगह मेरे पास अगर है तो ठीक है, वरना 7 के लिए मैं और जगह यूज़ करूँगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 3.5 एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसको। प्रॉपर्टी नंबर 7 पहले आप थोड़ा सुने और उसके बाद फिर आपके पास एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ टू ईच एंट्री ऑफ ए रो ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एडेड a non-zero multiple of the corresponding entry of any other row, then the determinant of the resulting matrix is A determinant। आसान अल्फाज में अब आपके पास समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो मैथ की लैंग्वेज शायद आपको समझ है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका रिजल्ट है 11, अगर इसकी मैंने अभी बताया था अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर 3 टाइम्स ग्रेटर हो जाता है। अगर मैं इस एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो आंसर 3 टाइम्स ग्रेटर हो जाता है, जो कि हमने यहाँ चेक करके आपको दिखाया। अब वो कहता है कि अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इस एंट्री में जाके ऐड रो में ऐड कर देते हैं करस्पॉन्डिंग एंट्री, यानी पहली को पहली में और दूसरी को दूसरे में, तो आंसर सेम रहेगा। अब कैसे, पहले मैं आपके पास एक करके दिखाता हूँ। अब ए है तो हम क्या करते हैं कि इसको लिखेंगे हम यूँ, ऑपरेशन यहाँ बाई की साइन डालते हैं कि R2 + 3R1, मतलब क्या चेंज आएगा R2 के अंदर, और क्या चेंज आएगा R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें ऐड कर देंगे और R1 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि R1 तो आपके पास वैसे की वैसे रहेगी। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बच्चे इसके ऊपर बहुत कंफ्यूज होते हैं। बेटा अगर आप दुकान पे जाएं तो अगर आप कहीं फ़र्ज़ करो मुझे 1 किलो चीनी चाहिए तो वो 1 किलो का शापर देगा। अगर वो आप कहे कि 3 किलो चीनी चाहिए तो किलो किलो के वो 3 रख देगा। क्या आपके पास आपके शॉपर में फ़र्क पड़ा? जो 1 kg का पत्थर है या यूनिट है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्केल को। तो यहाँ भी ऐसे R1 को कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा R2 में आएगा, इसलिए हम R2 डैश भी कह देते हैं कि चेंज जो आएगा इसकी वजह से R2 में आएगा। R2 का हमने क्या कहा, 3 से पहले मल्टीप्लाई करें हर एंट्री को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, 9 + 4 क्या हो जाएगा 13, ठीक है। फिर इसको करेंगे 3 1s आर 3 + 5 8 आ जाएगा। अब हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, और वो कहता है इसका डिटर्मिनेंट आपके पास सेम टू सेम 11 आएगा। इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। 8 3s आर 24 जब इन दो को करते हैं, और 13 1s आर 13, 11 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? इज इट सेम और नॉट? इसी तरह से आप और भी चेक कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करो आपके पास कॉलम के साथ भी ऑपरेशन हम ये सेम कर सकते हैं जैसे रो के साथ की है। अगर मैं करता हूँ कॉलम C2 + 5C1, यानी C1 में चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा C2 डैश। तो C1 आप वैसे के वैसे रहने दें 3 4, और कॉलम हमने क्या किया है 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसके अंदर जाके ऐड करें हर एंट्री को। 5 3s आर 15, 15 + 1 16 आ जाएगा। नीचे आ जाए, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4s आर 20, 20 + 5 25। तो आपके पास मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट 11 आता है कि नहीं आता? 25 3s आर 75 - 16 4s आर 64। आंसर 11 आया कि नहीं आया? अब बात आपको समझ आ गई बेटा कि हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट, अगर ये प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि आपके पास हम मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करते हैं 0 0 करने के लिए 4 क्लास 4 के डिटर्मिनेंट के अंदर भी, और बाकी जो जैसे बताया प्रॉपर्टी नंबर 5 का भी हमारे पास यूज़ होता है। तो ये वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं 7। 8 प्रॉपर्टी आपके पास उसका इतना यूज़ नहीं होता। वो क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ मैट्रिक्स इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट
इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल। यानी ट्राइंगुलर फॉर्म हो, अगर उसके ऊपर वाली 0 हो तो आंसर भी डायगोनल के तहत आएगा। वो 3x3 का जब समझाऊंगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन बेसिक आपके पास ये 7 प्रॉपर्टीज़ थी जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और 3.3 के आगे आने वाले क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ही होंगे। इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल दे के क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।